तो देखिए अपन पढ़ रहे थे जो भारत का इतिहास है उसमें चौथा पाठ यानी कि तुर्क संघर्ष। जो तुर्क आक्रमणकारी थे उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुकतगीन था, जिसने 977-78 ईस्वी में किया था। उस समय पंजाब यानी कि जो मतलब भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा है उसका हिंदू शासक कौन था? जयपाल। उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद महमूद गजनवी आया था, उसने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 16, जो सन 1025 में किसके ऊपर किया गया था? सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया गया। उसके बाद अपन ने देखा था कि लगभग 1173 में गयासुद्दीन ने जो गजनी साम्राज्य था उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करके गौरी वंश की स्थापना करते हुए अपने किस भाई को शासक बना दिया? शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिसने 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान के ऊपर किया था, वहां पर उसको जीत मिली। और दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया था, लेकिन उस समय गुजरात का चालुक्य वंशीय राजा कौन था? भीम सेकंड। उसने गौरी को क्या कर दिया? पराजित कर लिया था। अब देखते हैं कि एक तरफ तो मतलब गौरी है वो भारत के ऊपर प्लानिंग कर रहा है। उस समय भारत का महत्वपूर्ण शासक कौन था, या भारत का जो महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दिल्ली। उस समय दिल्ली का शासक कौन था उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए उस शासक का नाम है साहब पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन से? ये ध्यान रखना, कौन से थे ये? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए इसके बारे में अगर उपाधियों के बारे में बात करूं तो इनको कहा जाता है साहब राय पिथौरा। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा, यानी कि विश्व विजेता। दूसरा कहा जाता है दलपंगुल। क्या कहा जाता है? दलपंगुल, अर्थात युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। और तीसरा इनको कहा जाता है हिंदू सम्राट। क्या कहा जाता है? हिंदू सम्राट। कई बार सीधा उपाधियों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दलपंगुल किस शासक को कहा जाता है, राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता है, तो वह शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन थे? अब थोड़ा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। किनका? पृथ्वीराज चौहान का। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1166 में। कब हुआ? इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। इनका जो प्रमुख घोड़ा था उस घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। क्या नाम था? नाट्यरंबा। और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रधानमंत्री बना था उसका नाम था कदम्बास। क्या था? कदम्बास, या उसको शॉर्ट में कैमास या कैलाश भी कहा जाता है। ये थे पृथ्वीराज चौहान के कौन? प्रधानमंत्री। और पृथ्वीराज चौहान के मुख्य सेनापति उस समय बनाए गए थे भुवनमल को। किसको बनाया? भुवनमल। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम अगर पूछ ले तो पत्नी कौन थी? संयोगिता। कौन थी? संयोगिता, जिसके साथ गंधर्व विवाह किया। और अंत में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का कारण और चौहान साम्राज्य की जो समाप्ति का कारण है वो भी कौन बनेगी? संयोगिता ही बनेगी। उसके बाद अगर देख लिया जाए तो इनका राजकवि या इनका जो मुख्य दोस्त वो कौन था? चंद्रवर्धन। कौन था? जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो। वो ग्रंथ को पूरा कर नहीं सका, अपने पुत्र कर्ण को जिम्मेदारी दी। शुरुआत तो किसने की थी उस ग्रंथ की? लेकिन पूरा किसने किया? इसके पुत्र कर्ण ने, क्योंकि ये तो स्वयं कहां चला गया? गजनी। किससे मिलने हेतु? पृथ्वीराज चौहान से मिलने हेतु। तो ये तो था पृथ्वीराज चौहान का क्या? जीवन परिचय। लेकिन होता यूं है कि 1177 में गुजरात का जो चालुक्य वंशीय राजा, वही राजा जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, कौन था? भीमदेव सेकंड। जो चालुक्य वंश का राजा था उसने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की क्या कर दी थी? हत्या। जब हत्या कर दी थी उस समय पृथ्वीराज चौहान की उम्र मात्र कितने वर्ष थी? 11 वर्ष। तो एक साल तक जो 1177 से लेकर 1178 तक जो शासन संचालन है वो किसने किया था? इसीलिए इसको कहा जाता है प्रथम हिंदू महिला शासक। भारत की प्रथम हिंदू महिला शासक कौन थी? कर्पूरी। जो किसकी मां थी? पृथ्वीराज। और प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। रहेगा ध्यान। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1178। किनका? पृथ्वीराज चौहान। अब अपन को देखना है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने राज सिंहासन धारण किया। क्या धारण किया? राज सिंहासन। एक तो दिल्ली वाला राज सिंहासन है वो तो विरासत के रूप में मिल गया नाना जी के माध्यम से, और बाकी अजमेर जो स्थान है वो इनके खुद का पैतृक साम्राज्य कहलाता था। तो दोनों के ऊपर भी राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन सा पृथ्वीराज? बात कब की कर रहे हैं अपन? 1178 में, क्योंकि इनका राज्य
केवल 12 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान है वो पूरे भारत का क्या बन गया था, राजा बन गया था। ठीक है, और वही राजा क्या कहलाया, राय पिथौरा, गणपंगुल और हिंदू सम्राट। अब अपन को बात करनी है आगे कि पृथ्वीराज चौहान जब राजा बना था उस समय कितने प्रकार की समस्याएं थी। तो अपन को इतिहासकार बताते हैं गोपीनाथ शर्मा। कौन बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जब राजा बना उनके सामने मुख्य समस्याएं 3 थी। कितनी थी, 3। पहली थी सौजनों से मुक्ति। सौजन का मतलब है परिवार से मुक्ति, यानी कि परिवार के भी कुछ ऐसे सदस्य थे जो साला किसको मौत के घाट उतारना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये उम्र में छोटा है, इसको मार लेंगे और खुद यहाँ के शासक बन जाएंगे। फिर दूसरा देखो, पहले परिवार की समस्या का निपटारा होने के बाद नंबर किसका लगेगा, पड़ोसी। फिर ये पड़ोसी राज्यों को जीतना, और उसके बाद में फिर जो विदेशी आक्रमणकारी है उनका क्या करना, सामना करना। भाई सीधी बात है, पहले समस्या घर से दूर होगी, फिर पड़ोसियों से दूर होगी, और फिर विदेशों से क्या होगी, दूर होगी। तो यही थी पृथ्वीराज चौहान के सामने 3 मुख्य समस्या। और बढ़ते ही पहली समस्या के निदान के लिए बंदा निकल पड़ा, कौन, पृथ्वीराज चौहान। अब साहब सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1178 में। कब हुआ, और किसका अंत किया गया था, नागार्जुन। किसका, नागार्जुन। ये थे कौन, देखो जो पृथ्वीराज चौहान है कि नहीं है, वो मतलब 12 वर्ष की उम्र में था जब उसका क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया और उनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु। इस मौके का फायदा उठा करके इसके 2 शासक, एक शासक का नाम था अपर गांगेय, क्या था, अपर गांगेय, और दूसरे का नाम क्या था, नागार्जुन। ये चाहते थे दोनों किसको मारना, जबकि रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान के दोनों क्या लगते थे, शासक। दोनों ही इसको मार करके दिल्ली और अजमेर के ऊपर शासन करना चाहते थे। जब पृथ्वीराज को पता चला कि मेरे चाचा ही मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, तो सेना लेकर गया, पहले किसको मौत के घाट उतारा, लेकिन इसको मौत के घाट उतारने के बाद में विद्रोह किसने शुरू कर दिया, नागार्जुन ने। और कौन से स्थान पर अधिकार कर लिया, गुड़गांव। गुड़गांव कहां पड़ता है, हरियाणा। तो गुड़गांव के ऊपर किसने अधिकार कर लिया, नागार्जुन। तो पृथ्वीराज चौहान ने वापस सेना भेजी थी 1177 में, किसके ऊपर, गुड़गांव के ऊपर, और उस समय वहां पर नेतृत्व कौन कर रहा था, नागार्जुन। जो ही पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना देखी, नागार्जुन हो गया 9 + 2 = 9 2 11 कौन हो गया। लेकिन इसका एक सेनापति था जिसका नाम था देवभट्ट। क्या नाम था, देवभट्ट। इसने कुछ समय तक विद्रोह जारी रखा, लेकिन अंततः ये भी मौत के घाट उतारा गया। और बाद में चौहान साहब ने यह आदेश दे दिया कि जितने भी हमारे विद्रोही थे उन सबका जो मतलब सिर है वो काट करके गुड़गांव की जो दीवार है उन दीवारों के ऊपर लटका दो, ताकि आगे से कोई बंदा ऐसा अपने सामने आक्रमण करने का प्लान करेगा ही नहीं। आगे से उनमें इतना भय हो जाएगा, जब किसी को सरेआम फांसी दी जाती है किसी चौराहे पर, तो लोगों को डर होता है कि नहीं होता है। तो वही डर रखने के लिए उसने गुड़गांव की दीवारों पर सभी विद्रोहियों के क्या लटका दिए थे, सिर लटका दिए थे। किसके कहने पर, पृथ्वीराज चौहान के कहने पर। और अब पुंजनीय को यहाँ की क्या दे दी, जिम्मेदारी। ठीक है साहब। उसके बाद दूसरी समस्या का समाधान करते हैं। दूसरी समस्या हुई थी 1182 में। कब हुई, 1182 में। ये हुआ था 1182 में आक्रमण भट्टानकों के सामने। किसके सामने, देखो भट्टानक एक विदेशी जाति थी जो पंजाब में और जो हरियाणा है उस क्षेत्र पर ये जाति है वो क्या करती थी, शासन करती थी। जब भी जाति ने देखा कि पूरे भारत का राजा पृथ्वीराज चौहान है वो अल्प वयस है, अर्थात उम्र में पूरा नहीं है, तो इसका फायदा उठाते हुए ये भट्टानक जाति है ये कहां तक आ गई, आगरा और मथुरा और राजस्थान के कौन से भाग पर, भरतपुर तक। भरतपुर तक ये जाति आ गई अपना शासन करने के लिए। जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मेरे साम्राज्य के ऊपर शासन कौन कर रही है, भट्टानक जाति, तो साहब पृथ्वीराज चौहान भी सेना लेकर गया और 1182 में भट्टानकों का भी क्या कर दिया, दमन कर दिया। इस जाति को भी समाप्त कर दिया और सतलज नदी के पश्चिम की ओर धकेल दिया। कौन सी जाति को, जब शुरुआत में दोनों जीत हुई तो उस जीत के बाद जो जोश होता है वो सातवें आसमान पर होता है कि नहीं होता है। पहला आक्रमण उसमें भी सफलता किसको मिली, दूसरा आक्रमण उसमें भी सफलता किसको मिली। जब अपन क्रिकेट खेलने जाते पहली बॉल पे भी छक्का, दूसरी पे भी छक्का, फिर जोश कितना होता है, तीसरी पर भी क्या लगेगा, छक्का। एक चैलेंज करते हैं नहीं करते। उसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने दोनों प्रारंभिक विजयों के बाद में एक नीति अपनाई, दिग्विजय। अब उसने प्लान कर लिया कि मुझे संपूर्ण भारत को क्या करना है, जीतना है।
मेरे आसपास में पड़ोसी जितने हैं उन सबको मुझे क्या करना है, जीतना है। ये नीति अपनाई थी कौन सी दो विजयों के बाद? पहली 1178 में नागार्जुन का अंत और दूसरी कौन सी है 1182 में भंडारकों का दमन। अब कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय। अब देखते हैं दिग्विजय नीति के तहत किस प्रकार के आक्रमण इसने किए थे। अब देखो साहब, तीसरा पृथ्वीराज चौहान ने जो आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था किसके ऊपर? महोबा के ऊपर। महोबा को शायद तुमुल का युद्ध को। यह युद्ध कब हुआ था? 1182 में। कब हुआ? 1182। ठीक है, वो भी भंडारकों का दमन भी 1182 में, इनका भी 1182 हुआ। कैसे था कि भंडारकों के दमन की वजह से इस युद्ध का कारण बना। देखो पहला कारण तो यह था कि एक तरफ तो भारत का राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरी तरफ महोबा। महोबा स्थान पड़ता है यूपी में। कहां पड़ता है? वहां पर संदेल वंश का, जिस प्रकार पृथ्वीराज का वंश कौन सा था? चौहान। तो इसका वंश कौन सा था? संदेल। और संदेल वंश का राजा था परमर्दी देव। कौन था? पहला कारण तो था कि दोनों राजाओं की सीमा आपस में टकराने लगी। तो ये भी चाहता साम्राज्य का विस्तार करूं, ये भी चाहता साम्राज्य का विस्तार करूं, तो लड़ाई का कारण बन गया। दूसरी बात यह थी कि जब पृथ्वीराज की सेना भंडारकों का दमन करके सिरसा यानी कि हरियाणा से वापस किस तरफ आ रही थी? दिल्ली की तरफ आ रही थी। तो बीच में परमर्दी देव संदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। इस बात का खबर किसको लगी? पृथ्वीराज चौहान को। तब उसने सोचा कि मैं भारत का राजा और मेरे सैनिकों को मतलब वो भी कैसे धोखे में रख करके पीठ पीछे वार करके मारने की इतनी हिम्मत किसने कर दी है? परमर्दी देव संदेल ने। तो साहब पृथ्वीराज चौहान ने वो सेना लेकर कहां चला गया? किसके सामने? परमर्दी देव संदेल के सामने, महोबा में। ठीक है, उस समय यह होता है कि परमर्दी देव जो संदेल है वो तो इतना खास शक्तिशाली था नहीं। इसके दो साहब सेनापति थे जिनका एक का नाम था आला, दूसरे का नाम था उदल। लेकिन उस समय स्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी। ये दोनों परमर्दी देव से नाराज होकर के जयचंद गेडवाल के शरण में चले गए थे। जब ये सेना पृथ्वीराज चौहान की आ गई तो परमर्दी देव संदेल ने किसके पास बुलावा भेजा है वापस? आला में उधर कि मेरी गलती माफ करो, अब आपकी जरूरत है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप जैसे योगी वीरों की जरूरत पड़ती है। जब पत्र भेजा तो भी इन्होंने आने से मना किया, पर इनकी माता ने जब वो पत्र पढ़ा तो दोनों को भेजा कि बेटा चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा क्यों न हो जाए लेकिन अपनी मातृभूमि ही होती है। इसलिए अपने माता के कहने पर आला और उदल आए और पृथ्वीराज चौहान के सामने क्या हुआ था साहब? संघर्ष हुआ था। कहते हैं कि संघर्ष में जीत तो किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। लेकिन जो वीरता, शौर्य, पराक्रम, एक मतलब सबसे क्षत्रिय के जो गुण थे लड़ने के, वो सब गुण किसने दिखाई दिए थे? आला और उदल। इस प्रकार वीरता से लड़ा था कि पास में एक कवि कौन खड़ा था? जगदीक। उसने इन दोनों के बारे में दोहा कहा था, 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 जिए क्षत्रिय, बाकी जीवन धिक्कार। ये किसकी प्रसिद्धि के लिए कहा गया था? क्या कहा गया था? 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 जिए क्षत्रिय, बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि कुत्ते की उम्र 12 वर्ष होती है, सियार की उम्र 13 वर्ष होती है। उसी प्रकार सबसे क्षत्रिय की उम्र ही कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष। जब वो क्षत्रिय वर्ण धारण कर लेता है उसी समय वो मान लेता है कि मेरी मौत कभी भी हो सकती है और हमेशा वो मौत को सिर पर कंधे पर लेकर के खड़ा रहता है या मैदान में जाता है। ऐसे ही दो वीर पुरुष कौन हुए थे? ये किनके सेनापति थे? परमर्दी देव संदेल के। और आज भी यूपी और बिहार के जो मतलब फाग गीत गाए जाते हैं या लोक गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लेख या बखान किसका किया जाता है? आला व उदल का किया जाता है। इतना प्रसन्न प्रार और वीरता का परिचय देने वाले कौन थे? आला और उदल। साहब ये भी मामला समाप्त हो गया क्योंकि यहाँ पर भी जीत किसकी हो गई? पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद होता है देखिए चौहान सालुक्य संघर्ष। कौन सा संघर्ष? चौहान सालुक्य। अब चौहानों में तो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और सालुक्य में कौन था? भीमदेव सेकंड। ये किस वंश का था? ये कहां का था? गुजरात। और ये कहां का था? अब पहला कारण तो स्वाभाविक है, पृथ्वीराज चौहान के पिता की हत्या किसने की? तो ये राजा क्या अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लेगा? दूसरी कारण बनी थी आबू की राजकुमारी। कहां की? जिसका नाम था इस्सिनी। क्या नाम था? देखो समझे यहाँ पर यह हो गई
कि इसी साथ के विवाह करना किसे, और भीमदेव साथ था किसे विवाह करना, ये भीमदेव तो साथ था इसी को प्राप्त करना, और इसी साथ ये किससे शादी करनी। इस बात का पृथ्वीराज को पता चला तो पृथ्वीराज अपने घर किसको ले गया, इसी, जिसकी वजह से नाराज कौन हो गया, भीमदेव। इन दोनों के मध्य 1184 में आक्रमण छिड़ा। कब छिड़ा था, 1184 में। लेकिन साहब एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था, जगदेव प्रतिहार। उन दोनों ने इन दोनों को समझा करके दोनों के बीच में क्या करवा दी, संधि। क्या करवा दी, अर्थात खून खराबा होने दिया ही। लड़ाई के दो ही कारण थे, एक तो पिता की हत्या का बदला और दूसरा क्या था, इसलिए। क्लियर मामले। अब आ रहा है सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट। तो पृथ्वीराज की शुरुआती 4 जीतें पढ़ ली। पहली जीत किसके प्रति थी, नागार्जुन का अंत, फिर भट्टारकों का दमन, उसके बाद महोबा या तुमुल का युद्ध और परमतिदेव को हराया, और फिर हुआ था स्वांग सालू की समरस भीमदेव सेकंड के सामने आबू की राजकुमारी किसको लेकर, किसी को। लेकिन फिर जगदेव प्रतिहार है, वो दोनों के बीच में क्या करवा देता है, संधि करवा देता है। अब होगा साहब सोहान गढ़वाल संघर्ष। कौन सा होगा, मगर हम टाइम कितना बचा है, 16 मिनट हो गए, बाकी कितना है, 15। अब कौन सा संघर्ष है, सोहान गढ़वाल संघर्ष। अब देखो सोहानों का राजा कौन, पृथ्वीराज। क्लियर बात, पृथ्वीराज कौन सा, तर्ती। और गढ़ वालों का राजा था जयसंत। कौन था, जयसंत। और ये शासक था कनौज का। कहां का था, कनौज की यूपी बिहार के भाग माना जाता है ना, तो कनौज का शासक कौन था, जयसंत। उसका वंश क्या था, और इसका वंश क्या था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई का कारण क्या हुआ, देखो पहला कारण था दिल्ली के उत्तराधिकार को लेकर के। किसके उत्तराधिकार, दिल्ली। ये लो साहब है दिल्ली। देखो दिल्ली का शासक था अनंगपाल तंवर। कौन था, अनंगपाल तंवर। इस राजा के पुत्र था ही नहीं, 2 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां, 2। बड़ी पुत्री का नाम था संद्रलेखा। क्या नाम था, और साहब छोटी पुत्री का नाम था कर्पूरी देवी। क्या था, कर्पूरी देवी। अब बड़ी पुत्री का विवाह है वो तो करवाया था किसके साथ, विजय चंद्र। कनौज के राजा कौन थे, विजय चंद्र के साथ बड़ी पुत्री का विवाह करवा दिया, और छोटी पुत्री का विवाह किसके साथ, सोमेश्वर चौहान के साथ। क्लियर बात। अब संद्रलेखा और विजय चंद्र की जो संतान थी उसी का नाम क्या था, जयसंत। क्या नाम था, जयसंत। और इन दोनों की जो संतान थी उसका नाम क्या था, पृथ्वीराज। अब अनंगपाल के कोई पुत्र था नहीं, दोनों क्या थी, पुत्रियां। और अनंगपाल चाहता था कि मैं जीवित रहते हुए ही दिल्ली का किसी को उत्तराधिकारी बना दूं, अन्यथा मेरे मरने के बाद मेरा कोई पुत्र तो है नहीं। ये दिल्ली की जो मतलब राजगद्दी है कि कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी दुश्मन के हाथों में भी जा सकती है। इसी उद्देश्य से इन दोनों की योग्यता को जांच करके अनंगपाल तंवर ने अपना दिल्ली का भावी उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया, जिस वजह से गुस्सा किसको आ गया, और बदले की आग में कौन जलने लगा, जयसंत। ये था जयसंत और पृथ्वीराज दोनों रिश्ते में क्या रखते थे साहब, मौसेरे। पहला कारण तो था दिल्ली के उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई का, और दूसरा कारण बना था, वो बना था अपन को चंद्रबरदाई। कौन बताता है, चंद्रबरदाई। उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज। उसमें क्या कारण देखिए, अब मैं बिल्कुल आपको कॉमेडी टाइप में समझा रहा हूं, नो किसी प्रकार की नेगेटिव लोग है, आपको सिर्फ समझने तक सीमित रहना। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, कि चंद्रबरदाई ने दूसरा कारण क्या बताया था, दूसरा कारण यह बताया था कि जयसंत की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, संयोगी। ये एक बार कहां गई हुई थी, दिल्ली गई हुई थी, और उसी समय वहां दिल्ली कौन आ गया था, पृथ्वीराज। दोनों के बीच में कहा जाता है कौन सा पर्सन शुरू हो गया था, प्रेम पर्सन शुरू हो गया था, और दोनों ने साथ में जीने और साथ में मरने की वादे भी कर लिए। लेकिन जब इस बात की भनक किसको लगी, जयसंत को लगी, तो जयसंत तो पहले से भी नाराज था दिल्ली के उत्तराधिकार वाले को, और जयसंत को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि किसी भी हालत में जयसंत इस बात को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात ने जयसंत की आग में किसका काम किया, घी का काम किया। आग तो पहले से लगी थी दिल्ली को लेकर, और उस पर घी किसने डाल दिया ऊपर, संयोगिता। ये संयोगिता को वापस लाया और अपने दरबार में एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ का नाम क्या था, राजसूय यज्ञ। अर्थात समस्त राजाओं को बुलाया गया और अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी हेतु क्या रचाया गया, स्वयंवर। क्या रचाया था, स्वयंवर रचाया गया था। स्वयंवर का मतलब यह होता है कि राजा द्वारा आस पड़ोस के सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, फिर उनमें से उनकी पुत्री, जिस राजा की जो पुत्री है ना, वो पुत्री किसी भी राजा के, अगर जिस राजा के गले में वो हार डालेगी, माला डालेगी,
उसी राजा के साथ उसका विवाह करवा दिया जाएगा। अर्थात लड़की को अपना वर चुनने की जो स्वतंत्रता होती है वही क्या कहलाता है? स्वयंवर। तो आस पड़ोस के सभी राजाओं को बुलाया। यहाँ तो कौन बैठा? जयसंध। यहाँ हाथ में माला लिए कौन खड़ी? संयोगिता। और आसपास में सब आसन किसके लगा दिए? राजाओं के। किसके लगा दिए थे? यहाँ पर सभी राजा बैठे थे जो भी आस पड़ोस से आए थे। और ये था इसका मेन गेट। मेन गेट होता है द्वारपाल होता है, जहाँ पर अपन क्या खोलते हैं? जूते। जूते रखने या जूते खोलने का स्थान होता है नहीं होता है? यहाँ पर इसने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की क्या बना दी? मूर्ति। और उसके ऊपर लिख दिया पृथ्वीराज चौहान द्वारपाल। जो दिल्ली का शासक, पूरे भारत का शासक कौन माना जाता था? उसी को क्या बना लिया? द्वारपाल। और जब संयोगिता ने सोचा कि अभी मेरे पिताजी स्वयंवर रचा रहे, इसका मतलब तो सभी राजाओं को बुलाएंगे। जब सभी राजाओं को बुलाएंगे तो नंबर 1 पर तो कौन आएंगे? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि दिल्ली के तो मेन राजा कौन है? तो वो तो इस भरोसे में रह गई। यहाँ उसने देखा, यहाँ से घूमना शुरू किया माला लेकर। अब यहाँ सबको उमतावल हो रही है, तक तक ही लगा है, कोई ये गदनागी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, लेकिन इसने राउंड पूरा लगा दिया, फिर भी किसी के गले में माला डाली, क्योंकि ये जिसके मतलब गले में हार डालना चाहती थी वो अभी इसको दिखाई नहीं दिया। वो कौन था? पृथ्वीराज। साहब कहा जाता है कि दूसरी बार जब संयोगिता ने सोचा कि दिल्ली का शासक है, हो सकता है आने में क्या हो सकती है? देरी, मैं थोड़ा सा वेट कर लूं। जो ही गेट की तरफ देखा तो गेट के ऊपर द्वारपाल की जगह किसकी, जूतों के ऊपर किसकी मूर्ति बनी हुई थी? और लिखा था पृथ्वीराज द्वारपाल, लोहे की मूर्ति। इसने आओ देखा ना ताओ, सीधी यहाँ से वो वरमाला लेकर के गई और क्या कहा था? सुन पृथ्वीराज सुन, तेरी मेरी धुन, मैंने तुझे सुन लिया रे तू ही मुझे। ये कहते हुए वो वरमाला है उस मूर्ति में ही डाल दी। इससे पड़ोसी राजा भी नाराज हो गए और जयसंध को भी क्या आ गया? गुस्सा। और जयसंध ने इस अपनी पुत्री संयोगिता को ले जाकर के कमरे में क्या कर दिया? बंद। लेकिन यहाँ से खबर किसी ने किसके पास पहुंचा दी थी? कि आपने जिसके साथ जीने मरने के वादे किए थे उसका स्वयंवर रचाया जा रहा था और उसके पिता के द्वारा आपकी बेइज्जती के लिए एक लोहे की क्या बनेगी? द्वारपाल मूर्ति, द्वारपाल बताया गया। फिर भी उस लड़की ने आपके ही उस मूर्ति वाले ही या उस मूर्ति पर ही माला पहना करके आपको अपना पति सुन लिया। अब कायरता आपकी है। इस बात की जब भनक लगी पृथ्वीराज को तो पृथ्वीराज वहां से सेना लेकर के हाथों हाथ कहां पहुंच गया? जयसंध के पास। और वहां से जयसंध की सैनिकों ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन पृथ्वीराज की क्या हुई? जीत हुई। और संयोगिता को वहां से अपहरण करके ले आया, जबरदस्ती उठा करके ले आया अजमेर। और उसके साथ जो विवाह किया था, कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। इनकी उसके घर से उठा लाया। किसके घर से? जयसंध के घर से उठा लाया। तुझे तेरे ही घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। कौन? पृथ्वीराज। कैसा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। कैसा विवाह किया? गंधर्व विवाह किया था। अब इस बार इन दोनों कारणों की वजह से ही जो जयसंध है वो प्रत्यक्ष रूप से तो किसका मुकाबला नहीं कर सकता था? तो उसने एक भाड़े के सैनिक के रूप में ये सीधा किसके पास गया? गजनी। कहां गया था? गजनी का उस समय शासक कौन था? मुहम्मद गोरी। अब इसने वो निमंत्रण किसको दिया? मुहम्मद गोरी। और मुहम्मद गोरी से कहा कि मैं भी तेरा साथ दूंगा, तू भी मेरा साथ दे, ताकि हम मिलकर के किसको मात देंगे? पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे और साम्राज्य आधा आधा लेंगे या आपको धन संपदा दे दी जाएगी। तो साहब कहा जाता है उसके कहने पर मुहम्मद गोरी ने 1178 में पहली बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर, भटिंडा पर। किसके ऊपर आक्रमण किया? भटिंडा पड़ता है पंजाब। कहां पड़ता है? पंजाब में भटिंडा के ऊपर इसने जो आक्रमण किया था। लेकिन भटिंडा को अपने अधिकार क्षेत्र का भाग कौन मानता था? पृथ्वीराज चौहान। ये कहा जाता है युद्ध का तात्कालिक कारण बना। और दूसरा, जयसंध के आमंत्रण की वजह से ही मुहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर के कौन से मैदान में आ गया? तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा। इधर से पृथ्वीराज चौहान भी कोई कम नहीं था, वो भी अपनी सेना लेकर के कहां आ गया? तराइन के मैदान में। अब ये तराइन का मैदान है साहब। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। इस तरफ कौन है? मुहम्मद गोरी। इस तरफ कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और इसके सामने दिल्ली का सामंत था गोविंद राय। कौन था? गोविंद राय। और उस समय पृथ्वीराज चौहान का इसमें सेनापति था सांडे राव। कौन था? सांडे राव। एस फॉर या खांडे राव। ठीक है, कहीं पर सांडे राव आता है, कहीं पर खांडे राव आता है। तो ये उसके सेनापति का क्या था? ना। जब दोनों में भीषण टकरार हुई तो कहा जाता है कि पहली बार मुहम्मद गोरी ने जो ही भाला लगाया था वो भाला किसके मुंह पर लगा? गोविंद राय के। और गोविंद राय के 2 मुख्य दांत टूट गए। इनकी वजह से किनको गुस्सा आया? गोविंद राय को। और उसने
वापस बरसी और भाला इस प्रकार चलाया मोहम्मद गोरी के ऊपर कि गोरी यहाँ से लुढ़कता 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 कहाँ चला गया, युद्ध मैदान के पीछे, और जूते रह गए युद्ध मैदान में। वहां से हो गया 9-2-11, कहाँ चला गया वापिस। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की यह बहुत बड़ी भूल थी कि उसने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया, गोरी को जीवित नहीं छोड़ना था। वो आगे देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारणों में। अब यहाँ तो पृथ्वीराज चौहान निश्चित हो गया, उसने सेना की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया, भोग विलास में डूब गया। किसके साथ, सहयोगिता के साथ। जब एक राजा सेना की तरफ ध्यान नहीं देगा तो राजा की शक्ति क्या रहेगी। राजा की उस समय पहचान कौन सी शक्ति से होती थी, सैनिक शक्ति से होती थी। तो पृथ्वीराज चौहान तो ये मान लिया कि अब मुझे भारत में कोई टक्कर देने वाला नहीं। घमंड आ गया, में क्या आ गया, मन के अंदर घमंड, और उसी घमंड की वजह से इसने सेना पर ध्यान दिया नहीं। लेकिन मोहम्मद गोरी बदले की आग में जल रहा था। उसने कहा कि जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान से वापस बदला नहीं लूंगा तब तक मैं भी सैन की नींद सोऊंगा नहीं। और कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और लगभग 1,20,000 की सेना तैयार की। कितनी, 1,20,000 की सेना तैयार की थी। और तैयार करने के बाद कहा जाता है कि वो वहां से गजनी से पहुंचा लाहौर तक। कहां पहुंचा, लाहौर। अब अपन बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। कौन से युद्ध की, कितना मिनट है, 5। अब वो कहां आ रहा है, लाहौर पहुंच रहा है। मोहम्मद गोरी है दूसरे युद्ध के लिए कहां पर आया, अपनी सेना लेकर लाहौर। और वहां से सामने कौन है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तरकीब। इसके पास इसने एक दूत भेजा जिसका नाम था काजी उल मुल्क। क्या नाम था, काजी उल मुल्क। इस दूत से संदेशा भेजा कि पृथ्वीराज या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। कौन कह रहा है, मोहम्मद गोरी। और या फिर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। तब पृथ्वीराज चौहान ने वापस आंसर दिया, रिप्लाई दिया कि तेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर युद्ध मैदान में ही दिया जाएगा, तुझे जो करना है वो कर ले, मैं युद्ध हेतु तेरे सामने तैयार हूं। तो साहब मोहम्मद गोरी की सेना भी आ गई और सामने से पृथ्वीराज चौहान की सेना भी आ गई। वो युद्ध का मैदान कौन सा, तराइन। लेकिन वो प्रथम युद्ध था, तो ये तराइन का कौन सा युद्ध, दूसरा युद्ध। और सन 1112 इस समय जो मोहम्मद गोरी अपने साथ 4 बड़े सैनिकों को लेकर आया था। कितना को, 4 बड़े। और 4 बड़े सैनिकों की ट्रिक बता दूं। अब सैनिक के मुक्का ठोका नहीं ठोके, अरे बदमाशी करे बिना नहीं, अगर मुक्को खाई मुक्का खाई, ठीक है। ये 4 सैनिक हो गए। मुकालत कौन था, मुकालत। खारबक दूसरा कौन था, खारबक। तीसरा खारपेल कौन था, खारपेल। और चौथा ई से इलाहा कौन था, ये 4 योगी सैनिक लेकर आया था। और सामने पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना लेकर। उस समय पृथ्वीराज चौहान के साथ जालौर के कौन थे, समर सिंह। जालौर के शासक कौन थे, मेवाड़ के कौन थे, सामंत सिंह। और दिल्ली का वही सामंत कौन था, गोविंद राय। ये गए युद्ध मैदान में। जो ही गोरी की नजर गोविंद राय पर पड़ी, वो पुराना युद्ध पूरा का पूरा मेमोरी तरोताजा हो गई, दिमाग में वही घूम रहा है, वही गोविंद राय वाला भाला। और उसका जोश पूरा हो गया। उसने सोचा कि पहली बार तो इसने एक भाले से छोड़ दिया, अब की बार ये छोड़ेगा नहीं। गोरी डर के मारे कह दिया, एक चाल चली और पृथ्वीराज चौहान से कह दिया, नहीं मैं अब आक्रमण करूंगा ही नहीं। मैं आक्रमण तब करूंगा जब गजनी से मेरा खलीफा संदेश भेजेगा, उसके बाद आक्रमण करूंगा। और पृथ्वीराज चौहान ने सोच लिया, इसका मतलब है कि गोरी में आक्रमण करने की हिम्मत नहीं। वो निश्चित हो गया। फिर वही रात में मतलब आमोद प्रमोद में क्या हो गए थे, डूब गए थे। और डूबने के बाद जो रात के 4 बजे थे, सोए हुए सैनिकों के ऊपर यानी कि पीठ पीछे से वार किसने किया, मोहम्मद गोरी ने किया और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सिरसा नामक स्थान पर उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। और पकड़ करके पृथ्वीराज चौहान को कहां ले जाया गया, गजनी। कहां ले जाया गया, गजनी ले जाया गया। जब गजनी ले जाया गया तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि नजर नीची कर। चौहान ने कहा मैं भी भारत का क्या हूं, राजा हूं, नजर नीची नहीं करूंगा, कभी मेरी नजरें नहीं झुकेगी, हमेशा ऊंची ही रहेगी। तो महमूद गोरी ने गुस्से में आकर के लोहे के जो सरिये होते हैं वो तपा करके दोनों ही आंखें क्या कर दी थी, फोड़ दी। उसके बाद जब पता चला, इसका दोस्त कौन था पृथ्वीराज का, चंद्रवरदाई, वो गया उससे मिलने के लिए और उसने पृथ्वीराज चौहान से पूरा हालचाल पूछा। तो चौहान ने एक ही बात बताई कि मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मैं मरना दुश्मन के हाथ से नहीं चाहता। तब चंद्रवरदाई ने कहा तेरे पास तो कौन सी विद्या है, शब्द भेदी बाण विद्या है, तू मतलब आवाज सुनकर निशाना लगा सकता है, तुझे देखने की आवश्यकता ही
नहीं। उसने कहा हाँ, ये बात तो सही है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा कैसे? तब चंद्रवर्ती ने कहा मैं भी जाति का चार हूँ और सबसे चालाक जाति का हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। उसने गोरी को जाकर कहा था कि गोरी तो हाँ पृथ्वीराज चौहान के दोनों बल तूने बीज तो कर दिए, तो कहां कर लिए, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ऐसा खेल दिखा सकता है जो शायद कोई नहीं दिखा सकता। ये मतलब बिना देखे ही बिना आंखों के सीधा निशाना लगा सकता है। गोरी ठाक